हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया एक इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और हार्ट के करंट की मैपिंग के लिए जो स्टडी यूज़ की जाती है उसके क्या थेरेपी है और क्या उसमें ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन जो इसमें करते हैं वो क्या है और ये किस तरह की बीमारियों में किया जाता है। हार्ट के थपकारे की अनियमितता कौन कौन से टाइप्स की इससे रिस्पॉन्ड करती है, इसमें 2D मैपिंग टेक्निक क्या है, 3D मैपिंग टेक्निक क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जिन लोगों को भी थपकारे की प्रॉब्लम है या रिदम रिलेटेड इश्यूज़ है उसके लिए जानना ज़रूरी है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि जिस तरह से हार्ट की एंजियोप्लास्टी होती है उसकी तरह से हार्ट के करंट के रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट होता है, इसमें क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं, इस बारे में बताइए। तो ये ईपी स्टडी का टॉपिक ऑलरेडी हमने पेस में पैल्पिटेशन से रिलेटेड जो वीडियो की है उसमें इसके बारे में डिटेल्स पे बात की है। आज इस बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। एक पूरा वीडियो ही इस पर डेडिकेटेडली हम बना रहे हैं जिसमें ईपी स्टडी क्या होता है, किस तरह का होता है, इसमें क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या चीज़ें इसमें पता चलती है, प्लस माइनसेस क्या है, सारी बातें हम करेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली यूज़फुल होगा, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको आप एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है और जो भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है ताकि आप उसे जल्द से जल्द देख पाएँ। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। ईपी स्टडी क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन क्या है। आज का टॉपिक ये है। बेसिकली हार्ट के रिदम की प्रॉब्लम दो तरह की होती है। एक साइनस टैकीकार्डिया होता है और एक अरिदमिया होता है। साइनस टैकीकार्डिया का मतलब ये कि नॉर्मल हार्ट का जो रिदम है वो एक साइनस नोड से करंट बन के आता है और हार्ट में कंटिन्यूसली करंट देता रहता है, जो कि 1 मिनट में 60 से 100 बार हृदय धड़कता है। ये गति हार्ट के जो स्ट्रेस हार्मोन्स है या कैटेकोलेमिन्स है उसको प्रॉपरली मॉड्यूलेट या मैनेज करते हैं और उसके बढ़ने घटने नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ने देते, बहुत कम भी नहीं बढ़ने देते। पर फिर भी ये है कि अगर बॉडी में कोई स्ट्रेस हार्मोन्स कोई कारण से बनते हैं, जैसे कि हम अगर कोई दौड़ने भागने वाला काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, या कोई कारण से मन घबरा जाता है या फीवर होता है या कोई बॉडी में स्ट्रेस होता है, प्रेगनेंसी है, कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें बॉडी को सर्कुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे सर्कमस्टेंस में भी हृदय गति बढ़ जाती है। इसे साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। इसको नॉर्मली जो कंडीशन जिसकी वजह से साइनस टैकीकार्डिया हुआ है उसको ही मैनेज करें तो ये ठीक हो जाता है। अगर ना हो तो उसके लिए दवाइयों से इसको मैनेज किया जाता है। इसके लिए यूजली कोई बड़े टेस्ट या ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये करंट कंडक्शन सिस्टम जो है वो हार्ट का नॉर्मल पैटर्न है और बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बढ़ रहा है, घट रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन जिम्मेदार हैं। कोई भी कारण से अगर एक्सेसिव स्ट्रेस हार्मोन्स बन रहे हैं तो उसको हमें मेडिसिन से मैनेज करना ज़रूरी है। पर इसके लिए कोई अलग से ईपी स्टडी या अलग से टेस्ट करने की या ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है जो रिदम का डेंजरस फॉर्म है या धबकारे की अबनॉर्मलता है या अनियमितता है, वो जिसे अरिदमिया बोलते हैं। अरिदमिया का मतलब एरिदमिया यानी अबनॉर्मल रिदम। हार्ट का रिदम अबनॉर्मल हो जाता है जिसकी वजह से सडन हृदय गति अनकंट्रोलेबली बढ़ जाती है या घट जाती है। और ऐसे केसेस में हमें फर्दर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो रिदम का पैटर्न है ये किसी स्ट्रेस हार्मोन्स के कंट्रोल में नहीं होता और इनका ये कोई बीमारी की वजह से या हार्ट के अंदर कोई कारण से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है उसकी वजह से ये बढ़ता घटता है, जिसके लिए या तो हमें एग्रेसिवली दवा से इसे मैनेज करना पड़ता है या फिर जो करंट का या वायरिंग का प्रॉब्लम है उसको इलेक्ट्रिकली जो सर्किट्स है उसको कट करके या उसको रिपेयर करके मैनेज करना पड़ता है। बेसिकली ये होता इसलिए है कि हम सिंपल भाषा में समझे तो हार्ट की वायरिंग अगर एक दूसरे से टच हो जाए, एक एक्स्ट्रा वायरिंग हार्ट में कभी कभी जन्म से रहती है, वायरिंग अगर आपस में टच हो जाए तो एक तरह से शॉर्ट सर्किटिंग क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हृदय गति बहुत बढ़ जाती है। और ये हृदय गति बढ़ जाना हार्ट के लिए डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि हार्ट एक तरह से ऐसे सिचुएशन में थक जाता है, हार्ट परेशान हो जाता है, हृदय गति अनकंट्रोलेबली बढ़ जाती है, हार्ट को भरने का पंप करने का टाइम नहीं मिल पाता है, हार्ट का ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाता है और हार्ट डैमेज हो जाता है। तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए ये अरिदमिया वाले केसेस में हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें जान का खतरा भी हो जाता है। अरिदमियाज भी बहुत तरह के होते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में सेपरेट टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज सिर्फ ईपी स्टडी पर फोकस करेंगे। ईपी स्टडी क्या होता है और इसमें कैसे मैनेज किया जाता है। बेसिकली ईपी स्टडी एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी जैसा करते हैं वैसा ही टेक्निक है। इसमें पाँव की नली से हम एक कैथेटर हार्ट के पास करते हैं और जिस तरह से एंजियोग्राफी में हम हार्ट की नली में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके उनकी फ़ोटो लेते हैं, ईपी स्टडी में हम करंट को स्टिमुलेट करके या उसके एक तरह से वोल्ट मीटर लगा के अलग अलग जगह पे कहाँ कितना करंट आ रहा है उसको असेसमेंट करते हैं और उसके बेसिस पे हम ये असेसमेंट करते हैं कि ये जो अबनॉर्मल करंट आ रहा है या एबनॉर्मल जो वायरिंग का प्रॉब्लम है ये किस जगह पे है।
अगर ये लोकेशन हम प्रॉपरली मैप कर पाते हैं तो उसको हम स्टिमुलस देके उस टैकीकार्डिया को इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, कि उस जगह को एक्टिवेट करके पल्स देके एक्टिवेट करते हैं कि वो जो पेशेंट को नॉर्मल रिदम का पैटर्न है, अरिथमिया का जो पैटर्न है, वो वापस सेम पैटर्न का अरिथमिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम पैटर्न का, सेम ईसीजी लेवल का, सेम ईसीजी पैटर्न का अगर अरिथमिया डेवलप हो पाता है तो फिर ये कंफर्मेटरी एविडेंस माना जाता है कि वो यही सर्किट की वजह से हो रहा है। तो उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से, एक इलेक्ट्रोड के टिप पे रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी रहती है, उससे उस एरिया को जला दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। इससे वहाँ के फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं। जलाने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में उसको जला दिया जाता है और वहाँ पे आग लग जाती है, वैसा नहीं है। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से हल्का से उसको कट कर दिया जाता है। उससे हार्ट की दीवारों को कोई डैमेज नहीं होता, हार्ट की सतह को कोई डैमेज नहीं होता, और वो एरिया अंदर ही अंदर उसके सेल्स मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो वायर जो अब नॉर्मली वायर करंट को कंडक्ट कर रहे थे वो बंद हो जाता है, उनका कंडक्शन सिस्टम। तो हार्ट के लिए फिर एक नॉर्मल नेचुरल पाथवे ही होता है और हार्ट फिर करंट उसी तरह से ही बहता है, उसी तरह से फ्लो हार्ट का मेंटेन होता है। तो ये टेस्ट बेसिकली इसको ईपी स्टडी बोलते हैं। और जो अब्लेशन वाला पार्ट है, यानी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से जो हम करंट से सर्किट को जला रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन टेक्निक बोलते हैं। इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से मैप करके कट करने के अलावा और कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि ये सर्किट्स ऊपर से विजिबल या दिखते नहीं है। इसको कोई सर्जिकल टेक्निक से ओपन करके हम काट नहीं सकते। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से वोल्टेज को द्वारा नाप के एग्जैक्ट हम पोजीशन को लोकेट करते हैं, बार बार उस एरिया को स्टिमुलेट करके मैपिंग करते हैं कि उसमें करंट का पैटर्न वही आ रहा है कि नहीं जो पेशेंट को नॉर्मल अरिथमिया होता है। उसके बाद उसको कट किया जाता है। फिर से कट करने के बाद फिर से स्टिमुलस दे के देखा जाता है कि अब वो सर्किट वापस से डेवलप हो रहा है कि नहीं। अगर 4-5 बार स्टिमुलेट करने के बाद भी वो डेवलप नहीं हो रहा है तो ये कंफर्मेटरी एविडेंस होता है कि सर्किट प्रॉपर्ली कट हो गया है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि जो व्यक्ति को जिस टाइम पे अरिथमिया हो, जो टाइम का धबकारे का प्रॉब्लम हो, उस टाइम का ईसीजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हर पेशेंट को बोलते हैं कि जब भी आपको रिदम का प्रॉब्लम हो, तुरंत उस टाइम पे जाके आप ईसीजी करवाइए, क्योंकि वो ईसीजी के बेस पे ही पूरा डिसीजन बेस्ड है कि आगे क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या स्ट्रैटेजी करनी है, किस तरह से दवाओं को मेंटेन करना है, किस तरह से ईपी स्टडी करनी है। और ईपी स्टडी के दौरान भी वो ईसीजी का मैपिंग का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इसके द्वारा हम ये जज कर सकते हैं कि वो जो करंट या सर्किट को हम जला रहे हैं वो सही जगह पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ईसीजी का पैटर्न सेम टाइप का है तो ही वो सही जगह है, अगर पैटर्न डिफरेंट टाइप का आ रहा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। फिर अपने को वो एरिया को तो कट करना ही है, फिर से वापस से ढूंढना पड़ेगा कि कोई और सर्किट भी हो है तो नहीं। कभी कभी किसी पेशेंट में एक से ज़्यादा सर्किट्स भी हो सकते हैं। ईपी स्टडी के प्रोसीजर के लिए पेशेंट को 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। आधे से 1 घंटे का एंजियोप्लास्टी जैसा प्रोसीजर होता है, इसमें कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। पेशेंट को प्रोसीजर के लिए लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, कोई बेहोश करने की या नींद की इंजेक्शन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई सिग्निफिकेंट पेन वगैरह नहीं होता पेशेंट को, सिवाय पंचर साइड पर थोड़ा पेन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। वो लोकल एनेस्थीसिया दे के किया जाता है। जब हम हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं तो पेशेंट को थोड़ा सा धबकारे के अनियमितता या पैल्पिटेशन हृदय में लगता है, थोड़ा सा कभी कभी हार्ट में पेन भी हो सकता है, पर इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट पेशेंट को पता है इसमें नहीं चलता है। ज़्यादातर ईपी स्टडी करने के बाद 1 से 2 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। कोई सिग्निफिकेंट इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। मृत्यु दर 1% से भी कम है। इसका कॉस्ट यूजली अलग अलग हॉस्पिटल में 80,000 से 1 से 1.5 लाख तक जाता है। ये 2 तरीके से किया जाता है, एक 2D मैपिंग टेक्निक और एक 3D मैपिंग टेक्निक। 2D मैपिंग की मशीन अलग आती है, उसमें 2 डायमेंशनल पिक्चर आती है और कुछ तरह के जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज हैं या सिंपल फॉर्म्स ऑफ अरिथमिया है वो इससे हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें 2 डायमेंशनल पिक्चर मिलता है, रेगुलर कैथ मशीन पर इसको किया जा सकता है। और उसकी अलग एक से एक ईपी स्टडी की मशीन आती है, वो हमारे रेगुलर कैथ मशीन में अटैच कर देते हैं और उससे करंट को मैपिंग करके कट कर सकते हैं। 3D मैपिंग उसी का एक एडवांस्ड है, उसकी टेक्निक है। उसकी मशीन थोड़ी बड़ी आती है, स्पेसिफिकली उसको इंस्टॉल करवाना पड़ता है, थोड़ी कॉस्टली मशीन आती है। उसमें एक 3 डायमेंशनल पिक्चर बनता है और एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या इस टाइप के कॉम्प्लेक्स एरिथमियाज जो हार्ट के बीच में से कहीं से भी आ सकते हैं और उसके लिए कॉम्प्लेक्स मैपिंग की ज़रूरत होती है, तो वैसे केसेस में 3D मैपिंग को यूज़ किया जाता है। 3D मैपिंग को रूटीनली नहीं किया जाता क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। रूटीनली इसका कॉस्ट अलग अलग हॉस्पिटल में 2 लाख to 3 लाख 3.5 लाख तक जाता है और रूटीन से ज़्यादा कॉस्टली होता है, ज़्यादा माथापच्ची होती है, ज़्यादा टफ होता है, कई घंटे का टाइम लगता है। ईपी रूटीन जो 2D मैपिंग टेक्निक से करते हैं उसके कंपैरिजन में इसका ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए 3D मैपिंग रूटीनली नहीं किया जाता। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और ईपी स्टडी वाली प्रोसीजर है, ज़्यादातर ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट करते हैं। ये बेसिकली हार्ट के करंट के स्पेशलिस्ट होते हैं। जिस तरह की हार्ट
के स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट में भी कुछ लोग होते हैं जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो हार्ट की नलियों में ही ज़्यादातर इंटरवेंशन करते हैं, हार्ट की नलियों को ही ज़्यादातर डील करते हैं, जैसे कि मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा हार्ट के करंट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो मेनली सिर्फ हार्ट के करंट की बीमारियों से ही डील करते हैं, पेसमेकर से, AICD डिवाइस से, CRT डिवाइस से, और EP स्टडी, RF अब्लेशन, 2D मैपिंग, 3D मैपिंग, ये सब टेक्निक से वो ज़्यादातर डील करते हैं। बेसिकली हार्ट के रिदम की प्रॉब्लम से वो डील करते हैं। सिंपल भाषा में आप समझे तो बेसिकली इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हार्ट का प्लम्बर है, जो हार्ट की प्लम्बिंग लाइंस और उससे रिलेटेड जो भी लीकेज है या प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज है उसको ठीक करता है। और जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है वो हार्ट का इलेक्ट्रिशियन है, जो हार्ट के करंट सप्लाई को देखता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स को देखता है, और उसमें जो चेंज या रिप्लेसमेंट लगता है उससे रिलेटेड पेसमेकर या इन्वर्टर्स या जो भी लगाना होता है वो उस चीज़ को डील करता है। तो ये एक तरह से सेपरेशन ऑफ प्रोफेशन है, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स फील्ड्स हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट चाहते हैं कि एक सेपरेशन हो, हर आदमी अपनी तरह का फील्ड देखे, इसलिए ये कार्डियोलॉजी के अंदर भी एक सब डिवीजन है। ऑब्वियसली कार्डियक सर्जन्स अलग होते हैं, कार्डियक सर्जन्स वो होते हैं जो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, पर कार्डियोलॉजी में भी कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, ये अलग अलग सब स्पेशलिटीज़ हैं। ये थेरेपी डेंजरस नहीं है, इसमें मृत्यु होने का चांस 0.5% से भी कम है, बहुत कम रिस्क है। सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग भी नहीं होती, क्योंकि इसमें वीनस पंक्चर लिया जाता है, पाँव की नस या गले की नस से कैथेटर डाला जाता है, ब्लीडिंग होने का चांस भी बहुत कम रहता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी यूज़ किया जाता है वो हार्ट के लिए कोई डेंजरस नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल आप कोई गलत जगह पे मैपिंग करके हार्ट की जो मेन सर्किट है उसको कहीं गलती से कट कर दो तो थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है। डेफिनेटली उसमें नॉर्मल हार्ट का करंट कंडक्शन अफेक्ट हो सकता है, पर ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो करते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं अपने फील्ड में और सालों से यही काम करते आते हैं, तो इसमें गलती होने का चांस बहुत कम है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो सर्किट है और जो नॉर्मल वायरिंग वो बहुत पास लोकेटेड हो, तो कभी कभार मिस्टेक से ये इसको आप अपलेट करने जाओ और दूसरा वायर अपलेट हो जाए, ऐसा हो सकता है, पर उसका चांस लेस देन 1% के आसपास ही रहता है। यूजली नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम इससे अफेक्ट नहीं होता अनलेस दोनों सर्किट्स बहुत पास लोकेटेड हो। सक्सेस रेशियो अब नॉर्मल सर्किट्स को कट करने में और सक्सेसफुल दोबारा ये ज़रूरत ना पड़े या अरिथमिया का रिकरेंस ना हो, दवा की ज़रूरत ना पड़े, इसका सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 98 to 99% रहता है। 1 से 2% केस में रिकरेंस हो सकता है। ये रिकरेंस होने का रीज़न ये है कि कभी कभी किसी पेशेंट में एक से ज़्यादा सर्किट्स भी हो सकते हैं। एक सर्किट को आपने कट कर दिया और दूसरा सर्किट जो उस समय विजिबल नहीं था वो सडनली एक्टिवेट हो जाता है, इसे डॉर्मेंट सर्किट बोलते हैं। वो सर्किट पहले काम नहीं कर रहा था, लेकिन एक सर्किट जब अपलेट हो गया तो बॉडी ने उस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और वहाँ से करंट आना चालू हो गया। दूसरा फिर ये भी होता है कि कभी कभी मल्टीपल सर्किट्स होते हैं, आपको मैपिंग में नहीं दिखते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सर्किट्स एक्टिवेट हो भी सकते हैं। कभी कभी रीजनरेशन भी हो जाता है, जैसे ट्यूबेक्टमी वैसेक्टमी में जो नस को कट करते हैं, कभी कभी बॉडी उसको फिर से प्रोसीजर करके फिर से उसको हीलिंग करके फिर से जोड़ भी सकती है। तो वैसे इसमें भी होता है कि कभी कभी अपने वायर को कट तो कर दिया, लेकिन बॉडी उसमें अब नॉर्मल हीलिंग का पैटर्न करके एक एक्स्ट्रा वायर वहाँ पे बना लेती है और फिर से कंडक्शन चालू हो जाता है। पर इसका चांस 1-2% से ज़्यादा नहीं है और ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को दवा से मैनेज किया जाता है। कभी कभार रिकरेंस अगर बहुत ज़्यादा हो तो दोबारा EP स्टडी का ज़रूरत भी पड़ सकता है। ये EP स्टडी का जो प्रोसीजर है, इसके लिए कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत या सेडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लोकल एनेस्थीसिया में इसको किया जाता है। प्रोसीजर के बाद 1 से 2 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं, नेक्स्ट दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके 1-2 दिन में वो अपना रूटीन काम कर सकता है, चलना फिरना दौड़ना सब कुछ कर सकता है। बहुत ज़्यादा कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई ऑब्वियसली कोई फॉरेन बॉडी या कोई स्टेंट तो डाल नहीं रहे, तो उसमें कोई क्लॉटिंग होने का चांस या प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है। थोड़े से दिन के लिए खून पतला करने की दवा और एंटीबायोटिक्स 5-7 दिन के लिए दिया जाता है और गति कम करने वाली दवाओं को 5-7 दिन के लिए दे के फिर उसको बंद कर दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट्स को कुछ और प्रॉब्लम वापस से होती है या रिकरेंस होता है तो ये दवाइयों को रीस्टार्ट किया जा सकता है, अदरवाइज 95 to 98% ऑफ द टाइम्स दवा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। दुनिया में बहुत कम बीमारियां हैं जो पूरी तरह क्यूरेबल या ट्रीटेबल है, जिसमें दोबारा आपको दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, पूरी तरह बगैर दवा भी कंट्रोल हो जाती है। ऐसी बहुत कम बीमारियाँ हैं, ये बीमारी उनमें से एक है जिसमें आप एक बार EP स्टडी करके RF अब्लेशन कर दिया तो दोबारा रिकरेंस नहीं होगा और दोबारा प्रॉब्लम आने का चांस नहीं के बराबर है। दवा भी परमानेंटली बंद हो जाएगी, यानी एक तरह से बीमारी क्यूरेबल है। ज़्यादातर बीमारियाँ दवाओं से कंट्रोलेबल होती है, पर ये क्यूरेबल बीमारी है तो इस बीमारी के लिए ये बहुत अच्छा एक फीचर माना जाता है। इसके बाद पेशेंट को कोई पेन और पैल्पिटेशन दोबारा नहीं होने चाहिए, दोबारा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसी को अगर साइनस टैकीकार्डिया हो या एंजाइटी रिलेटेड या घबराहट से रिलेटेड हृदय गति बढ़ रही हो तो उसको थोड़े सिम्टम्स हो सकते हैं, तो वैसे पेशेंट को तो दवा पे ही मैनेज करना पड़ता है। पर अदरवाइज इसमें ज़्यादातर केस में दोबारा रिकरेंस नहीं होती है। ज़्यादातर ये जो डॉर्मेंट सर्किट्स वगैरह की हमने बात की, ये 6 महीने से 1 साल 2 साल में रीएक्टिवेट हो सकते हैं। 1 या 2% ही इनका चांस है, लेकिन
ये डॉर्मेंट सर्किट्स कई बार मिस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उस समय उसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है और उस समय वहाँ पे फाइबर्स एक्टिवेटेड नहीं है। तो जब आप स्टिमुलस देते हैं या जब आप करंट की मैपिंग करते हो तो वो एरिया डेड जैसा बिहेव करता है। तो वहाँ पे आप जब करंट मैपिंग करते हो तो वहाँ पे आपको कोई स्टिमुलस नहीं मिलता है। लेकिन जब बॉडी उसको हीलिंग की वजह से रीएक्टिवेट कर देती है तो वहाँ पे फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं जो कि पहले नहीं थे। तो ये डॉर्मेंट सर्किट सडनली एक्टिवेट हो जाते हैं और बाद में जब आप पीपी स्टडी करोगे तो उसमें वो एरिया आपको एक्टिव मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ये करंट रिएक्टिवेट हो जाए फाइबर्स। ये डॉर्मेंट सर्किट 100 में से 1 या 2% केस में रिएक्टिवेट हो सकते हैं और ऐसे केस में आपको रिपीट प्रोसीजर या दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। लॉन्ग टर्म अगर एक बार किसी का ईपी स्टडी हो गया तो उसके बाद मेडिसिन परमानेंटली बंद हो जाती है। पेशेंट उसके बाद अपना सब काम कर सकता है, चलना फिरना दौड़ना सब कर सकता है, ट्रैकिंग वगैरह पे भी जा सकता है, कोई डेंजरस एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। नॉर्मली अरिथमिया वाले पेशेंट्स को हम हाई रिस्क एक्टिविटीज़ करने को मना करते हैं, जैसे ट्रैकिंग हुआ या कोई पहाड़ों कोई बिल्डिंग के एज पे जाना हो या ड्राइविंग करना हो। ये सब चीज़ों के लिए हम थोड़ा सा उनको कम करने को बोलते हैं। रीज़न बीइंग कि सडनली अगर कभी भी उनको धबकारे की अनियमितता हो गई तो सडनली एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से जान का खतरा हो सकता है। ज़्यादातर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज में जान का खतरा वैसे नहीं होता, लेकिन कभी कभी अगर पेशेंट कोई कारण से बेहोश हो जाए तो वैसे कारण से उनको जान का खतरा हो सकता है। जो लोग ऑफशोर एरिया में काम करते हैं, हमारे यहाँ कई फिशरमैन वगैरह भी रहते हैं जो कई महीनों तक बोटिंग वगैरह के लिए जाते हैं, वो भी ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। दोबारा इसमें प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है। बस हाँ ये है कि अगर वो प्रोसीजर के सडनली बाद में जा रहे हो तो हम ये रिकमेंड करते हैं तो कि कुछ टाइम के लिए दवा लेके जाएं, ताकि अगर बाई चांस कोई रिकरेंस हो तो एटलीस्ट उनको धबकारे का प्रॉब्लम हो तो दवा एटलीस्ट ले सकें। पर ऐसे पेशेंट्स भी इस प्रोसीजर को करवा सकते हैं। इसमें कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, जिम वगैरह भी जा सकते हैं। इसमें दोबारा से चेक करने की या दोबारा इवैल्यूएट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बीच बीच में अगर पेशेंट को पैल्पिटेशन वगैरह हो रहे हो तो आप कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह को मिल के ईसीजी वगैरह करवा सकते हो, रूटीन इवैल्यूएशन इको ट्रेडमिल वगैरह करवा सकते हो। अगर कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम लगे तो आपको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को वापस से मिलना पड़ता है। डिस्चार्ज के बाद पहले एक बार 10 दिन के बाद और 1-2 महीने के बाद एक बार इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट को मिल ले तो अच्छा रहता है, ताकि अगर दवाओं का कोई रिक्वायरमेंट है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो इसको सॉर्ट आउट कर दें। अगर एक बार सक्सेसफुली प्रोसीजर अच्छे से हो गया और कोई दोबारा प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर आप कार्डियोलॉजी को साल में एक आध बार बताएं या ना भी बताएं तो भी चलेगा। अगर दोबारा आपको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ज़रा भी तकलीफ नहीं है, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को ना भी मिले तो भी चलेगा। आज के टॉपिक में हमने बात की कि 2D मैपिंग टेक्निक और 3D मैपिंग टेक्निक ईपी स्टडी का क्या होता है। बेसिकली 2D मैपिंग में हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जैसे AVRT, AVNRT, एट्रियल टैकीकार्डियाज को मैनेज करते हैं। 3D मैपिंग में कॉम्प्लेक्स एरिथमियाज जो हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसको हम मैनेज करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हम कर सकते हैं जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना जानना समझना ज़रूरी कि बेसिक ईपी स्टडी क्या होता है, इसके प्लस माइनस क्या होते हैं और इसमें किस तरह का प्रोसीजर होता है और इसमें काफ़ी सेफ प्रोसीजर, कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। अलग अलग हॉस्पिटल में इसका कॉस्ट 1 लाख से 1.5-2 लाख तक रेंज करता है। 1 से 2 दिन का एडमिशन इसमें लगता है। काफ़ी सेफ प्रोसीजर है और जिन लोगों को भी धबकारे का प्रॉब्लम एक बार से ज़्यादा हो गया, ज़्यादातर को रिकमेंडेड है कि उनको ये प्रोसीजर करा ही लेना चाहिए, क्योंकि बीमारी पूरी तरह क्यूरेबल है। अननेसरी आप लाइफ टाइम दवा लेते रहें, अननेसरी लाइफ टाइम आप उसमें परेशानी में जीते रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दवाओं से ये बीमारी 100% कंट्रोल नहीं हो सकती। 60 to 70% केसेस में ही कंट्रोल होती है। जहाँ पे भी ज़्यादा तकलीफ होती है वहाँ ईपी स्टडी कर लेने में ही भलाई है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना ना पड़े, बार बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास या बार बार आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव से चीज़ें पूछना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम और कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने के लिए कारण से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े और आपके अपने पेशेंट्स को आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकें, बीमारी को समझ सकें, बीमारी के ट्रीटमेंट को समझ सकें और बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस को भी समझ सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो इसको लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए या इस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई और क्वेरीज है या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें उनके बारे में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का। सो दिस इज डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा और होपफुली ईपी स्टडी से रिलेटेड आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं, पर आई होप कि ये टॉपिक सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा।
जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती रहे और हम इस तरह का अच्छा और यूज़फुल कंटेंट आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहें। थैंक यू।